अरे जल्दी खींचो। और हम तीनों दोस्त मोमोज खाने जा रहे हैं झांसी के। हाँ फोटो ये देखिए, ये किले के पास में गली है, वो सामने किला है। ये फूड वाली गली बोलते हैं इसको। शाम हो चुकी है। मैथिली शरण गुप्त पार्क झांसी। पार्क काफ़ी सुंदर लग रहा है। वो फाउंटेन चल रहा है, उसके पीछे तिरंगा लहरा रहा है। ये गुलाब का बगीचा है। एग्जाम था इसलिए भीड़ ज़्यादा है, बहुत बच्चे हैं यहाँ पर। ये फाउंटेन देखिए, एक ही चल रहा है अभी। नाइस व्यू। ये तिरंगा, अपना प्यारा तिरंगा। जिम लगी है, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। वाह, छोटो स्केटिंग कर रहा है। ये है पार्क बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की याद, शहीद फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में बनाया गया पार्क है। और ये जस्ट झांसी के लिए जस्ट पीछे बना है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। नया नया निर्माण हुआ है अभी इसका। और इस रोड पे बहुत सारे पार्क हुए बने हुए हैं। एक ये जनरल बिपिन रावत है, अभी इससे पहले मैथिली शरण गुप्त वाला देख के आए थे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था कराई गई है, मतलब टायर्स लगाए गए हैं, मगर बीच में ये इसको लगा दिया जिससे आप फिसले ना। ये सारे झूले लगाए जा रहे हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छे से झूले लगाए जा रहे हैं। ये तो ये किले का मस्त व्यू है। यहाँ से किला बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये किले का व्यू है। वाह, कितनी मस्त लाइटिंग है यहाँ पे। लोग जा रहे हैं लाइट शो देखने। और अब देखिए ये झांसी दिखाई पड़ रही है कैसी। हो लाइट शो। ये है नाइट व्यू, फोर्ट नाइट व्यू। लाइट शो स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। कोई आ जाएगा। तो ली नहीं ना एकदम बढ़िया बढ़िया चारों पहली बार रोड देख रहे। कुर्सियाँ पड़ी होंगी, खड़ा है हमारा ये। ओह ये लाइट शो है झांसी फोर्ट में। और इसका टिकट आज 250 रुपये पड़ा है पर पर्सन, बस क्योंकि आज वीकेंड है तो
ये शो शुरू होगा 7:30 बजे, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। और इतने काफ़ी लोग बैठे हैं। ये पीछे भी लोग खाली पड़ी है। ये तलवारों से पूछो, साक्षात दुर्गा की युग की ठाकुर द्वारों से पूछो। घुड़सवार आंखों में ज्वाला लिए शत्रु की छाती पर कैसे किले के पार गोली थी, इन दीवारों से पूछो। नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया था। 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा बाजी खान मंगल से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भी मिली है। इस तरह झांसी रजवाड़ा मराठा साम्राज्य में ढल गया और ध्वज बदल गया। सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा नेवालकर को सौंपा गया। इसी वंश ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा चला जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। नेवालकर वंशी वह वंश था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोरपंत नाम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मधु कहकर बुलाती थी। वो नहीं खेलती थी लट्टू या गिट्टी से, उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस वक्त या उस वक्त। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं ठीक यहीं वो फांसी का था। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से जाए। उन्होंने फांसी सजा याफ्ता एक पहली चीज उनका मन विचलित होगा। उन्होंने महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसी का बोझ झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज। फांसी की सजा और ये फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा दें। आपसे मेरा ये अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। झांसी के सुख सफर न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद जल गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा समा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने एक बालक को गोद दी। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी
झांसी के भविष्य की सुरक्षा का अमूल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दह उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। मैं इन फिरंगियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमंत। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप स्वतंत्र रहेंगे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुखी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ किला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। अब बारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार स्टोर पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी कंपनी का देन था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के माते मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर लाना है। मोदी भाई एक बुरी खबर ले रहे हैं। श्रीमान, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर
हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमान, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कांटी में डटे हुए, लेकिन क्या होगा? लेकिन श्रीमान, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खान को कुछ पता है कि विरोध का ये सूचना जरूर मिली कि जनरल फिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेंगे। हमें अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोदी भाई, किली को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास काल भी भेजी। तुरंत वो तात्या से कहें कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह इन अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। राहतगंज से भी बुरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके भाई अपने रिसालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल करें। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदा बख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन वीर अली और दुल्हांजू ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हुई। इधर किले के बुर्ज पर पहले बॉस खां और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में ही सुपुर्द खाक है ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध कर रहे। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से टूटी और देखते ही मेरी आंखों से गुजर गई। उस सारी रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन तिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है
लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने का आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। उनकी पसलियों के पास तलवार से वार किया। रानी चुके हुए उनके शरीर से खून न रहा था, पर वो तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली थी। घाव खाकर भी पूरे दाव और चाव से उड़ाती है। एक एक कर शत्रु धराशायी हो रहे थे। किसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंख सफेद हो गई। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी नहीं। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी सारी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नख से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर उड़ गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले दानिश। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा चढ़ाया। थोड़ी देर में रानी की आंखों उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली। लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की समय के बंदरों को लांघ बहुत ही अच्छा शो था।